बोलो, बहुत बढ़िया बाइक है तुम्हारी। वाइब्रेशन कौन बताएगा? आर्यन 5 को तो आप लोग जानते ही होंगे। क्या ये क्या बक रहे हो? तो क्या आप बाइकर एंथुसियास्ट हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हमारे पास दो बाइक है, एक ड्यूक 250 जेन 3 2025 मॉडल और दूसरी तरफ R15M, ये भी 2025 मॉडल है। तो आज इन दोनों वीडियो को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, लुक्स, माइलेज एक्सेट्रा सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कि मेरी बाइक है ड्यूक 250, उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ चीज़ें तो आप लोग को वैसे पता ही है, तो मैं एक बार बस रफली आपको बता देता हूँ। तो ये बाइक बेसिकली अभी जो करंट ऑन प्राइस आ रही है 2026 में, तो ऑलमोस्ट 255 से 260 ऑन रोड प्राइस आ रही है इसकी। और इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि जो कैलिपर है इसका वो WP के हो गए हैं, और जो नए वाला कलर आया है ग्रे कलर, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक मेट में आया है, लेकिन बहुत ही कूल लग रहा है ऑन रोड। मैंने उसको शोरूम पे जाके देखा था, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी आपको वीडियो बना के दे दूँ एक शॉर्ट्स की तरह। तो बाकी इस बाइक का आप जानते हैं 27 Nm का टॉर्क है और पावर काफ़ी अच्छी है, अग्रेसिव लुक है। दूसरी तरफ जो हमारा R15M है, तो ये भी काफ़ी मोस्ट टॉक बाइक एक तरह से कह ले। काफ़ी इसके बारे में बातचीत हुई, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। तो ये एक स्पोर्ट्स फेयर्ड बाइक है, काफ़ी अग्रेसिव लुक है, मिनिमल डिज़ाइन, काफ़ी अग्रेसिव लुक। और जो इसका हैंडलिंग है वो क्लिप हैंडल बार होते हैं एज़ कम्पेयर टू ड्यूक 250। उसमें आपको सिंगल रॉड वाली क्या कहते हैं आपको हैंडल मिलती है। तो दोनों में डिफरेंस एक ये है कि सबसे पहले तो जो आपका बाइक का जो हैंडलिंग है R15M में आपको थोड़ा झुक के चलाना पड़ेगा, और जो ड्यूक 250 उसमें थोड़ा अपराइट पोजीशन है। तो जब आप R15M चलाएंगे तो कुछ टाइम के बाद, जैसे काफ़ी लॉन्ग रूट पे जाएंगे, तो आपका एक जो हाथ की ये पाल्म होती है, यहाँ पे काफ़ी दर्द फील होता है, का बैक भी पेन हो सकता है अगर आप टूरिंग वगैरह करेंगे। दूसरी साइड अगर आप ड्यूक 250 चलाते हैं तो उसमें आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। ये काफ़ी जो इसका पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन है, वो काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको उतना दिक्कत नहीं होता। मैंने भी लगभग 200 किलोमीटर से 250 किलोमीटर चलाया है गाड़ी, तो मुझे उतना इसमें कुछ ऐसा फील नहीं हुआ है। तो इस चीज़ में तो ये काफ़ी बेटर परफॉर्म करती है। और अगर आप कहें डिज़ाइन के बारे में, तो दोनों ही बाइक अपनी अपनी कैटेगरी में काफ़ी कूल डिज़ाइन देती है। जैसा कि जानते हैं यामाहा टोटली जैपनीज, टू मच गुड परफॉर्मेंस और टू मच गुड डिज़ाइन देती है। और दूसरी तरफ आपका KTM बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस और पावर देती है। अब जो R15 जो मेरे दोस्त के, मैं उनको बुलाना चाहूँगा, वो अपने बाइक के बारे में कुछ शेयर करेंगे, और फिर मैं ड्यूक के बारे में उसके साथ जो वर्सेस है मैं बताऊँगा कि क्या उसमें कमी है, क्या इसमें ज़्यादा है, क्या इसमें कम है और उसमें ज़्यादा है। तो जय अभी आएंगे और वो अपने बारे में बताएंगे। तुम बोलो, बहुत बढ़िया बाइक है तुम्हारी। वाइब्रेशन कौन बताएगा? आर्यन 5 को तो आप लोग जानते ही होंगे। क्या ये क्या बक रहे हो? जो कि बहुत फेमस है छपरियों में भी और नॉर्मल लोगों में भी। अगर आप इसकी बात करें इंडिया में, तो 155 सीसी में, इस सेगमेंट के अंदर 150 सीसी और 2 lakhs के अंदर आपको इससे अच्छा स्पोर्ट्स बाइक नहीं मिलने वाला है। तो KTM भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे मैं इनको थोड़ा करेक्ट करता हूँ कि KTM ने अभी अपनी 160 सीसी की बाइक लॉन्च कर दी है, तो ये भी अभी थोड़े खतरे में है। बाकी स्पोर्ट्स, स्ट्रीट फाइटर, एरोडायनेमिक्स में अभी भी यही प्लस में है। 160 सीसी नेकेड बाइक है, मैं फेयरिंग की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स तो बाइक। यहाँ KTM और यामाहा वाले में थोड़ा बहस छिड़ रही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए सर, माइलेज कितना देता है तुम्हारे में? मैं समझ रहा हूँ माइलेज इसमें थोड़ा कम है, माइलेज 25-30 देता है। आप पावर कितना है? पावर इसमें काफी ज्यादा है, 25 Nm का टॉर्क है। पावर गलत बात हो गया। इसमें पावर ज्यादा है, उसमें पावर कम है गाइस, ये आप लोग समझ रहे हैं। और इंजन की बात करें तो स्मूदर इंजन यामाहा देता है। यामाहा आपने अगर आप चलाए होंगे तो अच्छी बात है, आपको महसूस हुआ होगा कि इसका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आप गियर लगाते हैं, जिस स्पीड से भी चला रहे हैं, तो आपको स्मूथनेस महसूस होता होगा। लेकिन जस्ट अपोजिट इसका है। अगर आप न्यूली लिया आपने, तुरंत आप ड्राइव करेंगे तो फर्स्ट सेकंड गियर में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस होगा। फिर आप 2-3 हज़ार किलोमीटर चलाएंगे, वैसे वैसे स्मूथ होते जाएगा। मेंटेनेंस की बात करें तो फर्स्ट सर्विस इसकी आई थी करीब 2400 रुपये,
और इसका रिसेंट ही अभी फर्स्ट सर्विस हुआ है, जो कि लगभग कितना 1800 के लगभग। 1800 की सर्विस हुई है अभी। और मैं प्लस एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, यामाहा अपने रिफाइंड इंजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि एज इट इज़ अपने जो इसकी बिगर सिबलिंग है जैसे R1 है और R3 वगैरह है, R7 है, तो वो सब बाइक टोटली रिफाइंड है। इसमें आपको वाइब्रेशन के आपको फील ही नहीं होगा कि इंजन इतना मतलब आप हाई RPM पे चल रहे हैं। और इसमें थोड़ा आपको अगर जब आप काफ़ी हाईवे पे बहुत हाई स्पीड में होंगे जैसे 140 या 145 के करीब, तो आपको थोड़ा एक फील होता है कि हाँ मतलब थोड़ा वाइब्रेट भी करती है बाइक और थोड़ा आपको लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है तो ये भी परफॉर्मेंस बाइक कह सकते हैं कि वो ज़्यादा रिफाइंड इंजन है इसके कंपेयर में। तो वैसे बात करें माइलेज की तो बात कर ली हमने, और आप बजट में लेना चाहते हैं तो मैं ये प्रेफर करूँगा। और थोड़ा बजट एक्स्ट्रा है आपका 50, तो आप उस पे जाइए, क्योंकि माइलेज मैटर नहीं करता तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उसमें अगर आप एक बार उसको आपने ड्राइव किया, उसका हैंडलिंग इतना खूबसूरत है। मेरे पास भी ड्यूक 250 है ब्लू कलर की, तो जेन 3 ही, तो उसको मैं चलाता हूँ। तो जो हैंडल का जो हेड होता है, बाकी बाइक्स में आपने हेड देखा होगा जो हेडलाइट ऐड होता है, तो इसका पूरा प्लास्टिक का है ये हिस्सा। तो जो अब आप बाइक चलाते हैं तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आगे कोई पार्ट्स है जो कि लोडेड लग रहा है। तो हैंडलिंग इतना स्मूथ होता है, ट्रैफिक हो चाहे हाईवे हो, किसी भी चीज़ में आप कितने के स्पीड में भी हो, हैंडलिंग बहुत ही खूबसूरत होता है। और हैंडलिंग इसमें भी उतना बुरा नहीं है। दोनों में टेलीस्कोप फॉर्क दिया हुआ है, तो परफॉर्मेंस दोनों का ही सेम है। बस उसमें एपेक्स का है WP का, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। प्लस मैं कुछ फीचर्स और एर्गोनॉमिक्स ऐड करना चाहूँगा। तो बेसिकली डिजिटल डिस्प्ले दोनों में देता है। इसमें TFT मीटर है, उसमें भी आपको TFT मीटर दिखता है, लेकिन इसमें थोड़े फीचर्स ज़्यादा है। जैसे आपको कह सकते हैं क्विक शिफ्टर में, क्विक शिफ्टर तो है ही दोनों में, लेकिन उसके अलावा सुपर मोटो एक ऑप्शन आपको मिलता है, उसमें सुपर मोटो ऑप्शन नहीं है। प्लस उसमें आपको म्यूजिक कंट्रोल वगैरह है। सुपर मोटो में होता क्या है? सुपर मोटो में बेसिकली आपका जो पीछे वाला ABS है उसको आप ऑफ कर सकते हैं, और इसमें शायद ये चीज नहीं देता है। क्या नहीं इसमें देता देता है है? हाँ, इसमें तो नहीं देता है। इसमें ABS ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें है आपके ऊपर है। आप ABS पीछे का ऑन रखना चाहते हैं रखिए, नहीं तो स्किट मारना चाहते हैं, थोड़ा रोला जमाना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं। दूसरा चीज लोग कहते हैं कि इन सब बाइकों में जो इनकी जो बॉडी होती है, जो डिज़ाइन होते हैं, जो इसके फ्रेम्स होते हैं, वो काफ़ी मिनिमल होते हैं, मतलब बहुत लो क्वालिटी होते हैं। तो गाइज ऐसा नहीं है। बेसिकली ये इस तरह बनाई जाता है कि जब गाड़ी गिरे तो सारा जो इम्पैक्ट है वो बॉडी जो है उस पर आ जाए और उस पर असर करे। बेसिकली इसमें ये होता है कि जो आपकी बॉडी है वो सारा इम्पैक्ट झेल ले और आपका जो मेन इंजन कंपोनेंट है वो सब बचा रहे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा हल्का दिया जाता है और लाइट वेट बनाया जाता है। ये एक चीज़ परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स बाइक्स में होती हैं। इनके बात में कुछ मैं बदलाव करना चाहूँगा। जैसे कि इन्होंने बोला कि इसमें थोड़ा फेयरिंग कम होता है नेकेड बाइक्स में, तो स्पोर्ट्स बाइक को प्लास्टिक का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर हवा को काटना है तो उसके शेप का, एरोडायनेमिक शेप का प्लास्टिक होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जितनी महंगी स्पोर्ट्स बाइक लीजिए आपको फेयरिंग ही मिलता है, वो भी प्लास्टिक की, मेटल नहीं मिलता है। अगर वो मेटल का मतलब अगर वो फेयरिंग का डिज़ाइन नहीं रहेगा प्लास्टिक का तो वेट बढ़ जाता है, पहला रीज़न। और दूसरा एरोडायनेमिक और हवा को वो काटेगा नहीं, तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है प्लास्टिक का देने में। और ये प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक नहीं होता है, आप इसको अच्छे से बैंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये आराम से बैंड होता है, तो अगर इस पे इम्पैक्ट आता भी है तो सिर्फ स्क्रैचेस आते हैं। और अगर कोई लापरवाह चला रहा है, जो कि ABS का एक ख़ास बात है, अगर झटके में कुछ आ गया, अगर आपने ब्रेक लगाया तो वो व्हील को लॉक नहीं करता है। वो व्हील को पहले तो रिलीज़ कर देगा, ब्रेक दबेगा नहीं, और पहिया पहले घूमेगा, फिर थोड़ी देर बाद जाके लगता है। तो उतने देर में जो सामने वाला बंदा होता है वो इम्पैक्ट हो ही जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और प्लस मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि इन दोनों बाइक में वैसे तो आप कंपैरिजन करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो टोटली 155 सीसी है, ये टोटली 249 सीसी है, तो दोनों में
पावर जैसा कि उसमें 14 Nm का पावर है, इसमें 25 Nm का पावर है, तो काफ़ी डिफरेंस होते हैं। लेकिन इन दोनों को कंपेयर इसलिए किया जाता है कि इन दोनों का जो टॉप एंड है ऑलमोस्ट सेम ही जाता है, तो इसीलिए इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। और काफ़ी KTM और यामाहा गाइज में मतलब दो लोगों में काफ़ी वो होता है, तकरार होता है, तो ये भी चीज़ है, इसको कंपेयर करना पड़ता है। बाकी इसमें कंपैरिजन कोई नहीं है, वो अपने सेगमेंट में बेस्ट है और ये अपने सेगमेंट में बेस्ट है। तो ये एक चीज़ प्लस पॉइंट है कि अगर आपको किस टाइप के बाइक चाहिए, आपको क्लिप हैंडल बार्स वाली बाइक चाहिए, मतलब थोड़ा कैफ़े टाइप में चाहिए, या फिर आपको अपराइट हैंडल के साथ चाहिए, आपका डिपेंड करता है आपका कंफर्टेबल किस में है, तो आप उस पर जाइए। ऐसा नहीं है कि आप बस जाके बाइक अच्छी दिख रही है तो जाके ले ले, ऐसा नहीं होता है। आपको बाइक लेने के बाद बाइक मेंटेन भी करनी पड़ती है, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि आपको किस टाइप के बाइक में आप कंफर्ट हो। दूसरा चीज़ मैं बात करूंगा इसके ब्रेकिंग वगैरह में, तो ब्रेकिंग दोनों का ही बेस्ट है, दोनों में दोनों ही का अच्छा, ब्रेकिंग स्मूथ है। हाँ दोनों का ब्रेकिंग स्मूथ है। डिपेंड करता है आपने किस टाइप का ब्रेक पैड यूज़ किया है, और आप क्या ब्रेक आगे वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं कि दोनों ब्रेक को अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके आगे जय कुछ बताएंगे? ब्रेकिंग की बात किया इन्होंने, तो मैं आपको बता दूं कि फ्रंट में 320 का mm का डिस्क लगा हुआ है राउंड, और पीछे में 240 का, और इसमें 280 mm का है। 280 है और 240 पीछे है। 240 नहीं है, 220 है शायद, और मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। और इसमें सेंटर्ड ब्रेक पैड लगता है जो परफॉर्मेंस बाइक्स में लगती हैं, और इसमें सिरामिक लगता है जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, आवाज़ नहीं करता, लेकिन इसमें आप लेंगे तो कुछ दिनों में, मतलब कुछ स्टार्टिंग में आवाज़ करेगा लेकिन वो ठीक हो जाता है। और वो बेसिकली कार्बन जम जाता है, तो आपको उसको ब्रेक पैड को खोल के थोड़ा घिसना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। नहीं ठीक है। अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं छोटी बाइक से, तो मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल बाइक्स की तरह नहीं होती हैं कि अगर आपने एक सर्विस कराया 3-4 हज़ार किलोमीटर ऐसे ही रौंद दिया। इसमें मेंटेनेंस के तौर पे आपको कूलेंट चेक करना पड़ता है, इंजन ऑयल चेक करना पड़ता है। कूलेंट इसमें ख़त्म होता है, ऐसा नहीं है कि कूलेंट आपने, इसका कूलेंट तो मैं साल 1.5 साल पे एक बार चेंज होता करवाता हूँ, लेकिन इसका कूलेंट ये ख़त्म करता है, जलता है अंदर अंदर। तो ये सब चीज़ें आती हैं, तो इसमें आपका मेंटेनेंस एक झटके में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोअर सीसी से तुरंत अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाएगा। आप जहाँ पे 500-600 में सर्विस करा लेते थे, सीधे आपका 2,500 से 2,000 तक में सर्विस होगा, 3,000 तक भी जा सकता है, 4,000। वो सर्विस जैसे जैसे जाएगा तब तक बढ़ते जाएगा प्राइस। सेम दोनों में प्रॉब्लम है, सर्विस कॉस्ट दोनों का लगभग सेम ही है। मैं तो बोलूँगा वो थोड़ा चीपर है क्योंकि वो ज़्यादातर मेड इन इंडिया ही है। तो इन दोनों का बात करें तो, अफोर्डेबल की बात करें तो ये ठीक है, माइलेज मिलेगा, लेकिन सर्विस कॉस्ट ज़्यादा आएगा। जब सर्विस उतना देना ही है तो आप वो ले सकते हैं अगर आपको माइलेज में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर आप कुछ पैसे ऐड कर रहे हैं, मतलब आप अगर कुछ पैसे ऐड करके ड्यूक ले रहे हैं, तो मैं बता दूं इसमें आपको उसके कंपेयर में राइड बाय वायर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जो इसके टायर रेशियो हैं उसके कंपेयर में इसमें थोड़े बड़े टायर मिलते हैं। उसमें जैसा कि 150 और 110 सेक्शन के टायर हैं, बल्कि जो इसमें है उसमें आपको 110 और 160 सेक्शन के टायर मिलते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस है। और प्लस TFT डिस्प्ले इसके काफ़ी अच्छी है, धूप में भी आपको अच्छा विजिबिलिटी मिलता है, तो उसमें आपको कोई इश्यू नहीं होगा। डिज़ाइन तो आप जैसा जानते हैं टोटली अग्रेसिव है, तो जब आप कह सकते हैं कि आप हाई स्पीड में चलेंगे तो एरोडायनेमिक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे उसका हो चाहे इसको, दोनों के लिए, दोनों को बेसिकली ट्रैक के लिए भी बनाया गया है, सिटी के लिए भी बनाया गया है, हाईवे के लिए बनाया गया है, तो दोनों तीनों तरह से काम कर सकती हैं अच्छे तरीके से। प्लस इन दोनों में जैसा कि जानते हैं सेंटर स्टैंड वगैरह देता नहीं, अब तो कोई भी स्पोर्ट्स बाइक में देता नहीं है। सेंटर स्टैंड का रीज़न है, जब ये सब बाइक्स ट्रैक्स के लिए बनाई जाती हैं, और लोअर सीसी की बाइक्स लॉन्च इसलिए किया जाता है लोग हाई पावर का थोड़ा एंजॉय कर सके, और ट्रैक्स पे तो कुछ ही लोग यूज़ करते हैं। लोअर सीसी से स्टार्ट करते हैं इसलिए क्योंकि अगर आप डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं हायर सीसी पे तो एक्सीडेंट का चांस 90% आपका चांस आता है कि आप एक्सीडेंट्स में बाइक को कहीं ना कहीं भिड़ा देंगे। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब इस पे से KTM ड्यूक पे शिफ्ट किया था तब मुझे इसका पावर महसूस हुआ था। मुझे लगा, पहली बार में मुझे डर लगा था कि ये बहुत ज़्यादा पावर है। 18 से सीधा 30 पे जाएंगे तो आपको पावर महसूस होगा। और कुछ लोग क्या करते हैं कि चलाते रहते हैं पल्सर और डायरेक्टली ले लेते हैं 390,
अब 390 का पावर 43 है। अब उसका क्या है कि आप वो नॉर्मल स्प्लेंडर और पल्सर की तरह नहीं है कि ऐठा आपने थोड़ी 3-4 सेकंड लगा उसको 60 तक पहुंचने में। ड्यूक 390 और ये सब बाइक्स में आपको 2-3 सेकंड के अंदर ही 60 प्लस स्पीड मिल जाता है, जो कि आगे कंट्रोल करना सबसे बड़ा मैटर हो जाता है। ये बनाई है मतलब इंस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए, तो ये सब चीज़ें आप जरूर से नोट रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी होता है बाइक लेने से पहले। प्लस आप जैसा देखेंगे दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस जो है ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, पर उसमें एक ये है कि उसका जो फेयर्ड बाइक है तो वहाँ नीचे में बेली अंडर बेली लगा है तो उसका टूटने का चांसेस ज़्यादा, मतलब नीचे जो ब्रेकर्स होते हैं उसमें लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें भी है, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे साइलेंसर का डिकेड लगा हुआ है वहाँ पे, तो वो भी टच हो जाता है कभी रिस्क कभी। रहता है वो भी। अगर आप अगर ग्राउंड थोड़ा सा उठा हुआ है तो एग्जॉस्ट पे लगता है, लेकिन उतना इशू नहीं आता है, कभी कभार ही होता है। तो उसमें आप अंडरबेली लगा सकते हैं, इसमें तो आता है मॉडिफिकेशन के लिए आप लगा सकते हैं। 390 या 200 का अंडरबेली आराम से लगा सकते हैं। बाकी तो प्लस अगर लगता है कि आपका बजट 250 Gen 3 तक नहीं है ड्यूक से, तो आप जो ड्यूक की 160 आई है उस पर भी आप जा सकते हैं, वो थोड़े कम प्राइस में आती है। नहीं तो फिर ये R15 तो है, MT15 भी है, तो उस पर भी आप जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब इसके अलावा मैं जो मेरा दोस्त है और जो मैं हूँ, दोनों लोग ऑलमोस्ट सेम हाइट है, दोनों लोग की 6 फीट हाइट है, तो हम लोग इस पर बैठ के दिखा देते हैं हम लोग का क्या पोजीशन है, पोस्चर आता है। तो आप ये देख लीजिए एक बार। तो जैसा आप देख सकते हैं हम लोग दोनों लोग 6 फीट के हैं, वो बंदा भी 6 फीट है, मैं भी 6 फीट हूँ, तो हम लोग का एकदम आराम से कोई भी इशू नहीं होगा। जब आप बैठेंगे तो आपका जो पैर है यहाँ तक पूरा इस पे एक अच्छे से पकड़ बनाता है, तो ये जब हाई स्पीड है उस पर काफ़ी अच्छा आपको फील देगा और पकड़ भी रखेगा। सेम केस उसमें भी, उसमें आपको ज़्यादा एरोडायनेमिक्स मिलता है, तो जय बताएंगे उसमें आपको। देखिए, परफॉर्मेंस और स्पीड की बात करें तो आर्यन 5 जैसा कि ये फेमस है कि अगर आपको इसमें स्पीड अचीव करना है 30 प्लस, तब आपको पूरा हेड इस पे लीन करना पड़ेगा, जो कि बहुत प्रॉब्लम करता है अगर आपका हाइट 6 फीट है। तो मुझे तो प्रॉब्लम करता है और लोगों को ना करता हो तो वो बात अलग है। तो इसमें काफ़ी दिक्कत होता है और लाइट वेट है तो इसको भगाने में भी थोड़ा ठीक लगता है। और हाइट की बात करें तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ था, जबकि मैं 5 साल से चला रहा हूँ, तो सीट से उतना प्रॉब्लम नहीं था मुझे। लेकिन जब मैं 250 पे शिफ्ट किया हूँ अभी मुझे लगभग 6 महीने हुए, तो उसका क्या है, सीट मुझे काफ़ी दर्द होता है। स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत हो रहा है, लेकिन उस पर सीट अलग से आता है, कंफर्टेबल सीट, जेल सीट, तो उसको लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। सीट उसका ज़्यादा कंफर्ट है इसके कंपेयर में। लेग अभी वो थोड़ा दुबला पतला है तो उसको तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मुझे इसमें प्रॉब्लम आता है। बॉडी शेमिंग भी की जा रही है गाइस, तो केस कर सकता हूँ मैं इनके ऊपर। इसका हाइट काफ़ी कम है उसके मुताबिक, उसका हाइट थोड़ा नीचे है। वो स्पोर्ट्स बाइक है तो ये चीज़ थोड़ा पीछे दिया हुआ है, तो ये थोड़ा खुलता है पैर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 100-150 किलोमीटर चला रहा हूँ तो ये मेरा घुटना दर्द होने लगता है, तो थोड़ी देर रुकना पड़ता है मुझे, रुक के कम से कम आधा घंटा, तब थोड़ा रिलैक्स मिलता है। वैसे तो पावर के मामले में सिटी राइड में ये मुझे काफ़ी दमदार लगता है और उसका भी कोई तोड़ नहीं है। उसमें विंड ब्लास्ट ज़्यादा मिलेगा आपको इसके कंपेयर में। ये तो बनाई है आपको तेज भगाने के लिए, तो कह सकते हैं उसमें विंड ब्लास्ट है। अगर तो आपको लगता जो है बाइक पसंद हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई इशू समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो वो भी कमेंट में बताइएगा, हम लोग भी अपना राय रखेंगे। तो प्लस अगर हमने कुछ गलत बताया तो वो भी हम लोग को सजेस्ट कर सकते हैं आप कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू गाइस। भाई लोग थोड़ा गरीब आदमी पे भी देख लीजिए। इनका चैनल भी है, लेकिन ये बंदा मुझे अपना चैनल नहीं बता रहा है, तो मैं कोलैबोरेशन करेंगे, दोनों साथ में पोस्ट करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगला वीडियो व्लॉगिंग का होगा, जो हम लोग मंगलेश्वर महादेव जाएंगे, कुछ तो लंबा ट्रिप करेंगे हम लोग, तो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में होगा, पूरा बढ़िया से वीडियो शेयर होगा आप लोग के साथ। तो आप लोग को चैनल पे बने रहना है, हम दोनों लोग सब्सक्राइब करिएगा अच्छा लगे तो। थैंक यू गाइस।